Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the areas of cost control. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एंड दिस टॉपिक वाज इन रेफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, जिसमें मैंने आपसे 3 एरियाज के बारे में डिस्कस किया था जहां हम कॉस्ट कंट्रोल के कॉन्सेप्ट को फोकस करते हुए कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको प्रॉपर्ली रिड्यूस कर सकते हैं. ये एरियाज थे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल, सेकेंड वन इज लेबर कॉस्ट कंट्रोल एंड थर्ड वन इज द ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल. जिसमें से प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के बारे में एक कंप्लीट डिस्कशन किया था और इसके लिए किन किन टेक्निक्स का यूज किया जाता है इसके बारे में भी एक कंप्लीट डिस्कशन किया था. आज के लेक्चर में हम बाकी के दोनों एरियाज को डिस्कस करेंगे, जिसमें सेकेंड एरिया है दैट इज अ लेबर कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि लेबर की कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, ये हम आज के लेक्चर में यहां डिस्कस करेंगे. In the present scenario, trade unions has developed up to a large extent और इन ट्रेड यूनियंस के डेवलप होने की वजह से मैनेजमेंट के पास बहुत लिमिटेड स्कोप होता है कि वो वेजेस को रिड्यूस कर सकें. इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने भी डिफरेंट टाइप के रेगुलेशंस फ्रेम किए हैं और इन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज को मिनिमम वेजेस तो प्रोवाइड करने ही करने होते हैं और इसके साथ साथ उन्हें फेयर वेजेस भी प्रोवाइड करने होते हैं. और अगर ऑर्गेनाइजेशन अपनी लेबर की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना चाहती है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको लेबर की कॉस्ट को यानी कि लेबर के वेजेस को और इंक्रीज करना पड़ता है, क्योंकि जब तक वो लेबर के वेजेस को इंक्रीज नहीं करेगी तब तक लेबर प्रॉपर एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ में वर्कआउट नहीं कर पाती है. तो फिर क्या तरीका है जिसके थ्रू लेबर कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है? इसके लिए एक सॉल्यूशन दिया गया है दैट इज नोन एज द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, यानी कि लेबर कॉस्ट को अगर आप इफेक्टिवली कंट्रोल करना चाहते हो तो उसके लिए मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हो. क्या होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम? इसमें हम डेली बेसिस पर लेबर के रेफरेंस में डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बेसिस पर डेटा कलेक्ट करते रहते हैं और उस डेटा को रिव्यू करते हुए हम लेबर की कॉस्ट को प्रॉपर वे में कंट्रोल कर सकते हैं. अब हमें इस सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन करना होगा जिससे कि जो भी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है जो हमें डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके और उसके बेसिस पर हम डिफरेंसेस को कैलकुलेट कर सकें इन रिगार्ड ऑफ द प्लान्स, प्रोग्राम्स एंड नॉर्म्स. तो उन डेविएशंस को हम प्रॉपर्ली मेजर कर सकें, इस तरीके से हमें उस पर्टिकुलर सिस्टम को डिजाइन करना होगा. तो जो भी हमारे पास डेविएशंस निकल कर आएंगे, जो भी हमने पैरामीटर लिया है, हम पहले उस पैरामीटर को सेलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर डेटा इकट्ठा करेंगे और डेटा कलेक्ट करने के बाद हम डेविएशंस को आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके बेसिस पर जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसमें क्या डेविएशंस आ रहे हैं, उन डेविएशंस को हम मैनेजमेंट के नोटिस में लेकर आएंगे और मैनेजमेंट के नोटिस में आने के बाद मैनेजमेंट क्या करेगा, उसके रिलेशन में करेक्टिव डिसीजंस को फॉलो करेगा जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी, जिससे कि लेबर की कॉस्ट को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जा सके. पॉइंट क्लियर हो रहा है? इसके लिए डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स को हम फॉलो कर सकते हैं, जैसे हम वीकली लेबर अटेंडेंस रिपोर्ट, इसके रेफरेंस में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं. क्वार्टरली लेबर प्रोडक्टिविटी रिपोर्ट, इसके रेफरेंस में मंथली लेबर यूटिलाइजेशन रिपोर्ट या फिर वीकली कॉस्ट समरी ऑफ लेबर फॉर प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव वर्क. यानी कि ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. इन पर्टिकुलर रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो और इनमें अगर किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में डेविएशन बहुत ज़्यादा आता है तो उस डेविएशन को आइडेंटिफाई करते हुए, उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करते हुए मैनेजमेंट करेक्टिव एक्शंस को फॉलो करता है जिससे कि इन डेविएशन को खत्म करके लेबर की कॉस्ट को प्रॉपर्ली कंट्रोल किया जा सके. तो ये एक तरीका होता है जिसके बेसिस पर आप लेबर की कॉस्ट को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हो. ये तो पॉइंट, दिस इज अबाउट द लेबर कॉस्ट कंट्रोल मेथड. अब जब हम लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं तो हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को कंसीडर करना होता है. क्या क्या है वो पॉइंट्स?
द फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज पेमेंट ऑफ वेजेस इज ऑथोराइज्ड बाय अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। जब हम वेजेस के पेमेंट की बात करते हैं तो इसके लिए हमें एक प्रॉपर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को अपॉइंट करना होता है। क्या करती है ये अथॉरिटी? ये अथॉरिटी इस तरीके से अपनी वर्किंग को फॉलो करती है जिससे कि ये एफिशिएंट से एफिशिएंट लेबर को प्रॉपर वेजेस यानी कि जो मिनिमम वेजेस पॉसिबल हो सकते हैं उसके साथ में अपॉइंट करने में कैपेबल हो। ये केवल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ही ऐसा कर सकती है क्योंकि वो प्रॉपर लेवल पर बार्गेनिंग को फॉलो करेगी और उस बार्गेनिंग के बेसिस पर जो मैक्सिमम एफिशिएंसी के पर्सन होंगे उसको मिनिमम पॉसिबल वेजेस में अपॉइंट कर सकती है। ओके, सेकंड वन इज रेम्यूनरेशन पेड इज एक्चुअली रिसीव्ड बाय दोज ऑन पेरोल। यदि आप रेम्यूनरेशन की बात कर रहे हैं तो रेम्यूनरेशन आपको केवल उन्हीं को पे करना है जो पे रोल पर हैं, उन्हीं के द्वारा रेम्यूनरेशन, उन्हीं को रेम्यूनरेशन पे किया जाना, दैट इज टू बी एंश्योर्ड बाय द मैनेजमेंट। इसको फॉलो करके हम लेबर कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा है वर्कर्स आर प्रॉपरली सेलेक्टेड, ट्रेन्ड एंड यूटिलाइज्ड। जो भी वर्कर्स आप ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना चाहते हो उनको आपको प्रॉपर बेसिस पर सेलेक्ट करना होगा, यानी कि केवल और केवल वही पर्सन सेलेक्ट होने चाहिए जो प्रॉपर काबिलियत रखते हो, जो प्रॉपर एक्सपर्टाइज नेचर रखते हो। इसके साथ साथ उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए और उस ट्रेनिंग के साथ साथ उनको प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितना आप प्रॉपर ट्रेन करोगे उन्हें वो उतना ही एफिशिएंट वे में वर्किंग को फॉलो करेंगे और अपने यूटिलाइजेशन को एंश्योर करेंगे। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कर्स हैव बीन एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी कि वर्कर्स को आपको एफिशिएंट वे में यूटिलाइज करना है। इसके साथ साथ वर्कर्स को प्रॉपरली मोटिवेट करना है जिससे कि वो एक पार्टिसिपेटेड वे में अपने वर्क को फॉलो करें और अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्क को फॉलो करें। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कर्स को हमें सुटेबली अवार्ड भी देना चाहिए और पनिशमेंट भी देना चाहिए। अगर वो एफिशिएंट वे में अपने वर्क को फॉलो कर रहे हैं तो इसके रेफरेंस में उन्हें प्रॉपर रिवॉर्ड पे किया जाना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं वो तो उनके लिए पनिशमेंट भी डिसाइडेड होने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, दैट इज वर्कर्स आर प्रोवाइडेड विद इंप्रूव्ड टूल्स एंड वर्किंग कंडीशंस, यानी कि आपको उन्हें ऐसे टूल्स प्रोवाइड करने हैं जो मैक्सिमम एफिशिएंसी को परफॉर्म करने में हेल्पफुल हो, और वर्किंग कंडीशंस भी आपको सुपर्ब रखनी है जिससे कि वर्कर्स को अपने किसी भी वर्क को परफॉर्म करने में किसी भी तरीके की डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े और एफिशिएंसी उनकी लूज ना हो। तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करते हुए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एंटरप्राइज के अंदर लेबर कॉस्ट को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? अब हम थर्ड एरिया की बात करते हैं, दिस इज ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल। ओवरहेड मैनेजरियल कंट्रोल ऑफ ओवरहेड इज ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ ओवरहेड एक्सपेंस बजट। एक ओवरहेड एक्सपेंस बजट प्रिपेयर किया जाता है मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके हेल्प से किसी भी एंटरप्राइज में ओवरहेड एक्सपेंसेस या ओवरहेड कॉस्ट को कंट्रोल किया जाता है। अब ये ओवरहेड बजट क्या होता है? एन ओवरहेड बजट इज अ शेड्यूल ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस व्हिच आर एस्टिमेटेड इन एडवांस and used as standards for comparing the actual expenses incurred over a period of time। यानी कि ओवरहेड बजट में ओवरहेड एक्सपेंसेस का एक शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है जिसको एडवांस में एस्टिमेट कर लिया जाता है, और इसका जो यूज किया जाता है वो एक स्टैंडर्ड के तौर पर यूज किया जाता है, और इन स्टैंडर्ड से हम एक्चुअल एक्सपेंसेस को कंपेयर करते हैं ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि एक साल पहले आपने ये बजट प्रिपेयर कर लिया, ओवरहेड एक्सपेंस बजट, और अब उस एक साल में जो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर हुए उनको इन पर्टिकुलर स्टैंडर्ड से कंपेयर किया जाता है, और ये देखा जाता है कि कॉस्ट ज़्यादा है, एक्चुअल कॉस्ट ओवरहेड स्टैंडर्ड से ज़्यादा है, उसके बराबर है या फिर उससे कम है, और उसके बेसिस पर करेक्टिव मेजर्स को फॉलो किया जाता है। यानी कि अगर एक्चुअल रिजल्ट जो होते हैं या एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं वो स्टैंडर्ड से बराबर है या फिर एक्चुअल ओवरहेड स्टैंडर्ड से कम है, देन इट इज ओके। लेकिन अगर ज़्यादा है एक्चुअल, तो ये देखा जाता है कि उनके पीछे रीजंस क्या है, उनके कॉजेस क्या हैं, और उनको प्रॉपरली करेक्ट करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से करेक्टिव एक्शंस को या करेक्टिव मेजर्स को फॉलो किया जाता है, और इस तरीके से ओवरहेड कॉस्ट को प्रॉपरली कंट्रोल कर लिया जाता है।
अब बात जाती है जब ओवरहेड कॉस्ट कंट्रोल है तो उसके लिए हमें कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। क्या क्या पॉइंट्स है वो? द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉपर सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट, टूल्स एंड मशीनरी। सबसे पहली बात है, जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप के इक्विपमेंट, टूल्स और मशीनरीज को इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमें उन्हें प्रॉपर वे में सेलेक्ट करना चाहिए। हमें स्टार्टिंग में ही देख लेना चाहिए कि वो प्रॉपरली एफिशिएंट वे में वर्क करें और उनकी मेंटेनेंस के लिए हमें प्रॉपर अरेंजमेंट करने हैं। ये भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर कोई ब्रेकडाउन होता है तो उस केस में डैमेजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर मेंटेनेंस प्रॉपर होगी तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस एंड इक्विपमेंट्स। हमें ये एंश्योर करना होगा ऑर्गेनाइजेशन में कि हम अपने स्पेस का और अपने इक्विपमेंट्स का इफेक्टिव वे में यूटिलाइजेशन एंश्योर कर सके। इसके साथ साथ रिडक्शन इन पावर, फ्यूल एंड लाइटिंग कॉस्ट थ्रू प्रॉपर डिजाइन ऑफ द प्लांट। प्लांट का लेआउट इस तरह से डिजाइन होना चाहिए जिससे कि पावर, फ्यूल और लाइटिंग कॉस्ट को हम रिड्यूस कर सके। एक तरीका ये भी है। द फोर्थ वन इज द रिडक्शन इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बाय द यूज ऑफ ट्रक्स और वैगन लोड्स। हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए एफर्ट्स कर सकते हैं और इसके लिए हम ट्रक्स का यूज कर सकते हैं जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, यानी कि हम एक बार में लार्ज क्वांटिटी को ट्रांसपोर्ट करें तो इससे कॉस्ट क्या होगी? कॉस्ट हमारी मिनिमम लेवल तक पहुंचेगी। ठीक है, और इसके साथ साथ हम वैगन लोड्स का भी यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू हम कॉस्ट को, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन इन वेस्टेज एंड स्पॉइलेज बाय एजुकेटिंग ऑपरेटर्स। ये प्लांट या प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने ऑपरेटर्स को प्रॉपर्ली एजुकेट करे जिससे कि वो वेस्टेजेस और स्पॉइलेज को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल हो सके। द नेक्स्ट वन इज द रिडक्शन इन बैड डेट्स थ्रू प्रॉपर एंड प्रूडेंट सिलेक्शन ऑफ कस्टमर्स। यानी कि अपने कस्टमर्स का सिलेक्शन इस तरह से करिए जिससे कि आपके बैड डेट्स रिड्यूस हो सके, तो इससे आपका लॉस भी कम होगा और कॉस्ट भी कम होगी। नेक्स्ट वन इज कंट्रोल ऑफ सेलिंग कॉस्ट बाय इंप्रूव्ड सुपरविजन एज वेल एज ट्रेनिंग ऑफ द सेल्स पर्सनल्स। आप अपने सेल्स पर्सनल्स को प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करिए और उनकी वर्किंग को प्रॉपरली सुपरवाइज करिए और उस सुपरविजन के बेसिस पर उनके सेलिंग एफर्ट्स को आप मैक्सिमम लेवल तक ले जाइए जिससे कि उनकी सेलिंग कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। यह भी एक तरीका है। इसके साथ साथ फास्टर डिलीवरी ऑफ बल्क शिपमेंट टू कस्टमर्स डायरेक्टली फ्रॉम द वेयर हाउसेज। यानी कि अगर आपके पास कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो बल्क में गुड्स को डिलीवर करते हैं या बल्क में गुड्स की डिमांड करते हैं तो उनको वो डायरेक्टली कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से फास्ट वे में डिलीवर किए जाने चाहिए। इससे भी क्या होगा? आप कॉस्ट को कंट्रोल करने में कैपेबल हो गए। एंड द लास्ट वन इज द सेंट्रलाइजेशन एंड रिडक्शन ऑफ क्लरिकल एंड अकाउंटिंग वर्क। आप एक सेंट्रलाइजेशन प्रोसेस को फॉलो करिए, यानी कि आपके पास अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो उन सारे डिपार्टमेंट्स के क्लरिकल और अकाउंटिंग वर्क को फॉलो करने के लिए आप सेंट्रल बेसिस पर वर्क को फॉलो करिए जिससे आप कॉस्ट को रिड्यूस करने में सक्सेसफुल होंगे। तो ये तरीके हैं जिनके बेसिस पर आप ओवरहेड कॉस्ट को प्रॉपर्ली कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।